नमस्कार दोस्तों, फैब लीडर्स में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। फैमिली बिजनेस लीडरशिप के इस सीरीज में मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि फैमिली बिजनेस यानी पारिवारिक व्यवसाय के उन सेकंड जनरेशन या अगली पीढ़ी के एंटरप्रेन्योर्स को कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स, कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में अवगत करवाऊं जो उनके बिजनेस के लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए उनकी मदद कर सके। और आज भी ऐसा ही एक टॉपिक लेके मैं आपके सामने आया हूं। हाउ टू डाइवर्सिफाई योर बिजनेस टू एंश्योर ग्रोथ। अपने बिजनेस के विकास के लिए डाइवर्सिफिकेशन को कैसे अपनाया जाए। ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है और महत्वपूर्ण भी। लेकिन शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने फैब लीडर्स के हमारे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ताकि हर हफ्ते आपके लिए नए कंटेंट लाने के लिए हमें और मोटिवेशन मिलता रहे। तो शुरू करें। इससे पहले कि हम फैमिली बिजनेस लीडरशिप पे डाइवर्सिफिकेशन के इंपॉर्टेंस को समझें, आइए समझते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है। किसी भी बिजनेस को जब हम नए प्रोडक्ट्स, नए सर्विसेज, नए मार्केट्स में बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपने बिजनेस की गति बढ़ाने के लिए, ग्रोथ बढ़ाने के लिए, तो इसका मतलब यह है कि हम डाइवर्सिफिकेशन की ओर देखते हैं। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन जो है एक सीधे तरीके से हासिल नहीं होता, इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। अगर मैं आपसे ठीक से मेंशन करूं और टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन पे बात करूं तो इसके कुल 3 तरीके होते हैं और 3 तरह होते हैं। सबसे पहला हॉराइजॉन्टल, मतलब बताऊंगा आपको। दूसरा वर्टिकल और तीसरा कॉन्ग्लोमरेट। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, डिफिकल्ट टर्म्स हैं, बहुत आसान सी चीजें हैं। बस जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं या जो ज्ञानी लोग होते हैं, उनकी हमेशा से ये कोशिश रहती है किसी सिंपल से चीज को भी एक कॉम्प्लेक्स नाम दे देते हैं, डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्ग्लोमरेट, ताकि साधारण लोगों को समझने में दिक्कत हो सके। वैसे कॉन्सेप्ट इतना डिफिकल्ट का है नहीं। हॉरिजॉन्टल में अगर हम बात करें तो जब हम अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के रिलेटेड फील्ड में डाइवर्सिफाई करते हैं, ग्रो करते हैं, विकसित करते हैं, तो उसको हम हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन का एग्जांपल का उदाहरण मानते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज मेरी एक ज्वेलरी की दुकान है। बहुत सालों से पापा ने इस ज्वेलरी की दुकान को एक छोटे से खोखे से लेके अब एक बड़े शोरूम तक ग्रो किया है, और अब मेरी जिम्मेदारी है इसे आगे लेके जाने के लिए। और मैंने ये डिसाइड किया कि ट्रेडिशनल ज्वेलरी के साथ साथ अब मैं डिजाइनर ज्वेलरी, जेम स्टोन्स का भी बिजनेस करूंगा, और इससे नए मार्केट या नए कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करूंगा। तो एक ज्वेलरी से जेमस्टोन्स का जो सफर होता है, तो उसको हम कह सकते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन का एग्जांपल है। दूसरा, सपोज मैं एक स्मॉल स्केल रिपेयर शॉप हूं, स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर शॉप समझ लीजिए, जिसमें टीवी, फ्रिज या सब इत्यादि चीजों का रिपेयर होता है। और लेकिन जब अगली पीढ़ी आती है, इनको ये कहते हैं कि नहीं, इसके साथ साथ अब मैं मोबाइल एक्सेसरीज भी बेचना शुरू करूंगा। मैं स्क्रीन गार्ड, कवर्स या इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ मोबाइल की रिपेयरिंग भी शुरू कर दूंगा। तो उसको कहते हैं कि हम भी हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन की तरफ वो बिजनेस भी गति कर रहा है। और तीसरा, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, समझ लीजिए एक छोटा सा बेकरी है और उन्होंने केक के साथ साथ अब पार्टी के लिए जो पार्टी पॉपर्स होते हैं या बुकेज होते हैं, फ्लावर के जो छोटे छोटे गिफ्ट आइटम्स होते हैं, जब उन सब चीजों को भी उन्होंने रखना शुरू कर दिया, तो उसको भी हम एक हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन या फिर क्षैतिज डाइवर्सिफिकेशन का एग्जांपल मान सकते हैं, जो कि सिमिलर लाइंस पे होता है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के साथ। आई बात समझ में? अब चलिए देखते हैं वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है। साधारण सी बात है, वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन यानी अपने सप्लाई चेन के अलग अलग लेवल्स में अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर हूं, कपड़े बनाता हूं, मेरे पास सिलाई की मशीनें हैं,
4-5 लोग भी हैं जो कि हर सुबह आते हैं और अच्छे कपड़े बना के बड़ी फैक्ट्रियों को या बड़े ब्रांड्स को बेच देते हैं। तो मेरा इसमें जो सप्लाई चेन है, मैं कपड़ा या रॉ मटेरियल खरीद के लाता हूं, उसको प्रोसेस करके एक शर्ट बनाता हूं और उसको फिर आगे किसी और बिजनेस को बेच देता हूं ताकि वो कंज्यूमर तक पहुंच पाए। लेकिन जब नई पीढ़ी आती है, वो डिसाइड करती है कि नहीं, अब मैं डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचूंगा। मैं खुद टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर था, लेकिन अब मैं डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचूंगा। तो ये भी कदम जो है एक वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन की तरफ इशारा करता है। ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जिससे कि ना केवल मेरा बिजनेस अब सीमित रहेगा बड़े कंपनीज के साथ साथ जो मेरे कस्टमर्स हैं, बट डायरेक्ट जो कंज्यूमर्स हैं, मैं उन तक भी अपनी पकड़ बना पाऊंगा, अपने ब्रांड को एस्टैब्लिश कर पाऊंगा। एक और एग्जांपल है एक डेयरी फार्म का। फॉर एग्जांपल, मेरे पास बहुत सारे गाय हैं जिनके दूध का जो उत्पाद है उसको लेके मैं किसी बड़ी कंपनी में या किसी चॉकलेट बनाने की कंपनी में या किसी पैकेज्ड मिल्क कंपनी में मैं उनको देता हूं और वो मुझे मेरा लाभ प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जब मैं ये डिसाइड करता हूं कि खुद डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने के साथ साथ या दूध का उत्पादन करने के साथ साथ मैं अब चीज, पनीर, कुछ मिठाइयां, ऐसे कुछ डायरेक्ट डेयरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स की भी का व्यापार करूं या उसको भी अपने कंज्यूमर्स तक डायरेक्टली पहुंचाऊं, तो इसको भी हम एक डेयरी से लेके डेयरी प्रोडक्ट्स तक की ये जो जर्नी है, इसको भी हम एक सीधा डाइवर्सिफिकेशन या वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन का उदाहरण मान सकते हैं। इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल और भी है। सपोज मेरे पास एक रेस्टोरेंट है या होटल है, बहुत सारे फैमिली बिजनेसेस हैं, पारिवारिक व्यवसाय हैं, जहां की पापा ने एक छोटे से ढाबे से या एक छोटे से बिजनेस होटल से शुरू किया था और साल दर साल बढ़ते बढ़ते अब उनके 2-3 चेन्स बन गए हैं। अलग अलग जगहों पे रेस्टोरेंट्स हैं, अलग अलग कंज्यूमर मार्केट्स को वो डील करते हैं या डिलीवर करते हैं वहां। लेकिन जब नई पीढ़ी आती है, उन्होंने ये डिसाइड किया कि अच्छा, मेरे सप्लाई चेन में जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो है रॉ मटेरियल का, वो है मसालों का या सब्जियों का या पल्सेस का, दाल का। इन सब चीजों को जब वो बाहर से ना खरीद के, सपोज उन्होंने खुद एक फार्म खरीद लिया और ऑर्गेनिकली वो खुद अपने इंग्रेडिएंट्स उगाने लगे और उन्हीं इंग्रेडिएंट्स को अपने डिशेस में इस्तेमाल करने लगे, तो ये एक वर्टिकल बिजनेस इंटीग्रेशन का, डाइवर्सिफिकेशन का एक प्राइम एग्जांपल बन जाता है, जिसमें कि आप अपने इंग्रेडिएंट्स जो हैं खुद सोर्स करते हैं, ना कि मंडी से या किसी और बिजनेस से आप खरीदते हैं। आई बात समझ में? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। अब कॉन्ग्लोमेरेट तो आप समझ ही गए होंगे, जो ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, लेकिन कंप्लीटली डिफरेंट सेगमेंट में। फॉर एग्जाम्पल, अब इन्हीं टेक्सटाइल बिजनेस ओनर ने अपने बिजनेस को रियल एस्टेट में एक्सपैंड किया। नई पीढ़ी आई, उन्होंने मौका देखा कि टेक्सटाइल उद्योग के साथ साथ रियल एस्टेट में भी बहुत ज्यादा तीव्र गति से ग्रोथ हो रही है, तो उसमें पापा इन्वेस्ट किया जाए, या फैमिली मेंबर्स को उन्होंने कन्विंस किया कि इसमें भी अपने आप को एस्टैब्लिश किया जाए, तो वो आपको एक कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन का एग्जांपल बन जाता है। साथ ही अगर मैं आपको एक फार्मा कंपनी का एग्जांपल दूं जो कि दवाइयां बनाती हो, जब वो से फूड प्रोडक्ट्स या हेल्थ फूड प्रोडक्ट्स जैसे प्रोटीन पाउडर वगैरह आजकल मार्केट में खूब चल रहे हैं, जिम में बहुत सारी बिक्री हो रही है, तो जब एक फार्मा कंपनी चाहती है कि मैं अपने बिजनेस को एक डायरेक्ट एफएमसीजी प्रोडक्ट या डायरेक्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स के लिए मैं डाइवर्सिफाई करूं, तो वो भी आप एक कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन का एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं उसे। और इसका अगर मैं आपको एक आखिरी एग्जांपल दूं, सपोज बहुत सारे ऐसे फैमिली बिजनेसेस हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। मेरे खुद की बैकिंग एफएमसीजी की है और मैंने ऐसे बहुत सारे फैमिली बिजनेसेस को, पारिवारिक व्यवसाय को देखा है जिसमें कि दादाजी, बेटे, पोते हर कोई मिलके बहुत सारी कंपनीज का मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेज करते हैं। जब वो फाइनली डिसाइड करते हैं कि नहीं, अब हम भी अपना उद्योग शुरू करेंगे, हम भी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे और एक प्रोडक्ट में अपने आप को डायरेक्ट कंज्यूमर के सामने एस्टैब्लिश करेंगे अपने ब्रांड के साथ साथ, तो वो भी एक कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन का एग्जांपल बनता है, जिससे कि मैं अपने डायरेक्ट प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन ना करके मैन्युफैक्चरिंग की तरफ अपने आप को आगे बढ़ाता हूं। तो ये 3 उदाहरण हैं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन के, जिसमें कि आप खुद इवैल्यूएट कर सकते हैं अब
कि जब आप ये सोच रहे हैं कि मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, उसको स्केलेबिलिटी हासिल करने के लिए मुझे डाइवर्सिफाई करना है, अलग अलग डायरेक्शन में अपने बिजनेस को ग्रो करना है, तो आप ये क्लियरली समझ जाएं कि आप हॉरिजॉन्टली करना चाहते हैं, वर्टिकली करना चाहते हैं, या कॉन्ग्लोमरेट के हिसाब से करना चाहते हैं। हर किसी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी की अपने आप की अलग से रिटर्न है और उसके उसी हिसाब से रिस्क भी रहता है। तो इस डिसीजन को ध्यान से करें। आगे बढ़ते हैं। इस डाइवर्सिफिकेशन को समझने के लिए जो आपके पास एक बहुत ही अच्छा हथियार है या जो बहुत अच्छा टूल है, वो है मार्केट रिसर्च। अब मैं जानता हूं कि इस टॉपिक पे हमने अपने दूसरे वीडियो में ही बात की थी कि किसी भी नए बिजनेस में एंटर करने से पहले, किसी भी नए बिजनेस में डाइवर्सिफाई करने से पहले हमको यह जरूर जानना चाहिए कि उस बिजनेस की करंट स्थिति कैसी है। हाँ, बहुत लोग इसको फॉर्मली नहीं करते। कभी आप अपने दोस्तों से पूछ लेते हैं, कभी आप अपने जान पहचान के अलग बिजनेस ओनर्स से पूछ लेते हैं, कभी आप ऐसे ही एक मार्केट फीलर खुद मार्केट में उतर के 2-3 दुकानों से पूछ लेते हैं कि भाई ये बिजनेस कैसा रहेगा। लेकिन इसको एक स्ट्रक्चर्ड या फॉर्मल वे से करने में आपको ज्यादा फायदा मिल सकता है। इससे आपको यह पता चल सकता है कि जिस मार्केट में आप एंटर करने वाले हैं वहां कॉम्पिटिटर कितना स्ट्रांग है, वहां वो क्या प्रमोशंस चलाते हैं, वो उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्या मार्जिन दिया जाता है, उनकी कोई साइक्लिसिटी है क्या, कोई फेस्टिवल के दिनों में ज्यादा बिक्री होती है और से गर्मियों के दिनों में कम हो जाती है बिक्री। तो ये जो बिजनेस के डायनामिक्स हैं, ये आपको एक मार्केट रिसर्च जरूर बताता है। और मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा कि अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने से पहले एक स्ट्रक्चर्ड मार्केट रिसर्च जरूर करें। वैसे मार्केट रिसर्च पे भी मैं एक अलग से टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आप इसको और डिटेल में और गहराई से जान पाए। मार्केट रिसर्च और अपने बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन के स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखकर जब आप आगे डिसीजन लेते हैं तो वो कहलाता है आपकी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी। इस डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा टूल है जिसको हम कहते हैं, अब मैंने यहां पहले से लिखा हुआ है, मैं आपको वही दिखा देता हूं, जिसे हम कहते हैं इनोवेशन एम्बिशन मैट्रिक्स। सबसे पहला जो काम होता है, हमको एक ग्रिड बनाना है कुछ ऐसा। अब इसमें मैं एक तरफ लिखूंगा अपने प्रोडक्ट्स और एक तरफ लिखूंगा मार्केट्स। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी हैंडराइटिंग समझ में आ रही होगी। कोशिश ये भी रहेगी कि उसको आने वाले वीडियोस में और ज्यादा सुधारूं। लेकिन वापस आते हैं। अब ये समझ लीजिए कि हमने अपने बिजनेस को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक है प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी, अलग अलग नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए सर्विसेज अपने बिजनेस पोर्टफोलियो में इंट्रोड्यूस करना, और एक है मार्केट डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी जिससे मैं अगले नेक्स्ट ज्योग्राफी तक पहुंच पाऊं। ऑनलाइन की दुनिया भी बाय द वे एक मार्केट डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है। जब मैं ऑफलाइन में बेचता था वो ऑनलाइन में बेचना शुरू कर दिया है। तो ये भी ये दोनों डायरेक्शन में मैंने अपने आप को डिवाइड किया है। अब मैं बहुत सिंपल सा काम करूंगा, मैं इसको 3 हिस्सों में ऐसे डिवाइड करता हूं। ये बन जाता है मेरा एरिया 1, ये बन जाता है मेरा एरिया 2 और ये बन जाता है मेरा एरिया 3। इस एरिया को कहते हैं हम कोर, इसको कहते हैं एडजेसेंट और इसको कहते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशनल। अब चलिए जानते हैं कि ये मैट्रिक्स, ये साधारण सा दिखने वाला मैट्रिक्स हमको अपने बिजनेस स्ट्रैटेजी में कैसे मदद कर सकता है। वैसे एक छोटी सी चीज मैं यहां डालना पहले भूल गया था। प्रोडक्ट्स में यहां है एग्जिस्टिंग, यहां है न्यू। मार्केट्स में भी ये है एग्जिस्टिंग और यहां है न्यू। जो सबसे पहला काम
जो हमारा रहता है वो ये रहता है कि अपने कोर बिजनेस पे हमेशा पकड़ मजबूत रखना। जब आप किसी नए मार्केट में नए प्रोडक्ट में एंटर करते हैं तो हमेशा अपने गढ़ को बचा के जरूर रखिएगा। अपने कोर बिजनेस को स्टेबल करके ही एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी बनती है। ये बिजनेस जो है ये एग्जिस्टिंग मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के साथ मेरा बिजनेस है। शायद ये वही बिजनेस है जो सालों से आपके पापा, आपके बड़े भैया, आपके ताऊ जी चलाते आ रहे हैं, जिसको देख के ही आप पले बड़े हैं। ये आपकी नींव है, ये आपकी विरासत है। तो इस पे हमेशा फोकस हमेशा रखिएगा। और बाय फोकस मैं क्या कहता हूं ना, जब अपने रिसोर्सेस को, चाहे वो मनी हो चाहे वो मैन पावर हो, इसमें आपको रिसोर्सेस जो है वो देना है 70%। अपना समय भी 70% यहां देना है। और इससे रिटर्न की एक्सपेक्टेशन वैसे कम रहेगी, करीब 10% की ही रिटर्न की एक्सपेक्टेशन आपको रहनी चाहिए। बिकॉज ये बहुत सालों से चल रहा है। हो सकता है कि एक स्टैग्नेशन आ चुका है, हो सकता है कि कंपटीशन यहां बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं साबुन बनाता हूं तो मेरे साबुन के बिजनेस जो पीढ़ियों से चली आ रही है, उस बिजनेस का जो कोर बिजनेस है उसमें मैं 70% अपना टाइम दूंगा, अपने रिसोर्सेस लगाऊंगा, अपने पैसे लगाऊंगा और 10% तक मोटा मोटी ओवरऑल रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखूंगा। दूसरा क्षेत्र जो है, अब यहां आके बात थोड़ी डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाती है, लेकिन ध्यान रखिए कि ये जो जर्नी है, जब हम कोर से निकल के एडजेसेंट एरिया में जाते हैं तो इसके लिए ये जो जर्नी हम लेते हैं इसके लिए बहुत केयरफुल प्लानिंग, एक मार्केट रिसर्च जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, और आपको इस मार्केट के बारे में आइडिया या नॉलेज रखना अति अनिवार्य है, अति आवश्यक है। एडजेसेंट कैटेगरीज वो होती हैं जहां की आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड ही प्रोडक्ट्स में आप एक्सपैंड करते हो या फिर अपने मार्केट के रिलेटेड मार्केट में ही एक्सपैंड करते हो। सपोज मैं साबुन बनाता था, अब साबुन से मैंने अपने आप को एक्सपैंड किया, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से थोड़े नए की तरफ मैं गया, लिक्विड सोप की तरफ। तो ये बन जाता है मेरा न्यू प्रोडक्ट, स्लाइटली न्यू प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल दिया, साबुन के साथ साथ लिक्विड हैंड वॉश। और इस तरफ अगर हम देखें, इस जगह पे हमें मिलता है नियर बाई मार्केट्स। सपोज हम अपना बिजनेस नॉर्थ इंडिया में करते हैं, फॉर एग्जांपल दिल्ली में करते हैं, और दिल्ली के आसपास मैं हरियाणा में भी, राजस्थान में भी थोड़ी बहुत मेरी सप्लाईज जाती है। जब मैं अपने बिजनेस को उससे निकल के से मैंने यूपी तक पहुंचाया, उत्तराखंड तक पहुंचाया, थोड़ा बहुत बिहार तक आ गया, या हो सकता है गुजरात तक पहुंच गया, तो अपने आसपास के एरिया में वहीं एक्सपैंड कर रहा हूं। वहां डीलर डिस्ट्रीब्यूटर मैंने अपॉइंट किए ताकि अपने साबुन के बिजनेस को मैं आगे बढ़ा सकूं। तो वो एक एडजेसेंट मार्केट में एक्सपेंशन होता है और एक एडजेसेंट प्रोडक्ट के साथ। तो ये जो बीच का जो सर्कल है जहां आप अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करते हैं, ये कहलाता है एडजेसेंट एरिया, जहां की आपको अपने रिसोर्सेस का 20% एलोकेशन, अपने टाइम, अपने मनी का वो एलोकेट करना चाहिए, और रिटर्न में भी आप इससे 20% एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि 20% ये आपको रिटर्न जरूर कमा के देगा, जो कि ऑब्वियसली 10% का डबल होता है। तो हर एक नए बिजनेस एंटरप्रेन्योर को यह जरूर समझना चाहिए कि कोर से एडजेसेंट का जो सफर है ये बस 20% रिसोर्सेस के साथ ही लगा के करना है। ऐसा नहीं है कि पूरा ध्यान, पूरा आकर्षण आपने एडजेसेंट या ट्रांसफॉर्मेशनल कैटेगरी में लगा लिया। ऐसा ना करके अपने बिजनेस का, अपने समय का 70% टाइम कोर को देने के बाद ही आप 20% टाइम एडजेसेंट कैटेगरीज में दें। अब बात आगे बढ़ते हैं और अपने स्ट्रैटेजी में एडजेसेंसी से लेके इस जर्नी के बारे में सोचते हैं। अब सही बताऊं तो ये एक ऐसा कैटेगरी है, ये एक ऐसा मार्केट है, ये एक ऐसी डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रैटेजी है जो कि आपको रिटर्न तो ऐसे दे सकती है जो कि आपके इमेजिनेशन के बाहर था, जो कि आपके फैमिली बिजनेस में किसी ने भी अनुमान नहीं लगाया होगा।
लेकिन उसके साथ साथ विथ हायर द रिटर्न्स द हायर द रिस्क। तो रिस्क तो जरूर रहता है, लेकिन अगर आप इसी डायरेक्शन में आहिस्ते आहिस्ते अपने आप को ग्रो करते जाएं तो यहां तक पहुंचने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और अपने बिजनेस को एक स्केलेबिलिटी की राह पर आप लेके जाएंगे, जो कि आने वाले कल में आपको बहुत मदद करेगी। समझने के लिए इस एरिया को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल एरिया, जहां की कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट होता है, कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट या फिर एक कंप्लीटली न्यू मार्केट, फार ऑफ मार्केट्स, नॉट कनेक्टेड। अब मेरी साबुन की बिक्री इतनी अच्छी हो रही है कि मैंने ये सोचा कि अब साबुन से निकल के मैं फूड ड्रिंक्स, हेल्थ फूड ड्रिंक्स बनाना शुरू कर दूं। कंप्लीटली अनरिलेटेड है, लेकिन मार्केट में मैंने स्कोप देखा कि देखो, एक डिटर्जेंट या साबुन या लिक्विड हैंड वॉश के इंडस्ट्री से निकल के कुछ ऐसा रेडिकल किया जाए जिससे कि मेरे बिजनेस को कंप्लीटली नए डायरेक्शन में एंट्री मिल सके, एक कंप्लीटली डिफरेंट कंज्यूमर बेस के पास में पहुंच सकूं। या फिर आप दिल्ली, आगरा, चंडीगढ़ इन मार्केट से निकल के आपने सीधा अपना टारगेट लगाया, अब तो भाई अफ्रीका में ही बेचूंगा मैं। एक्सपोर्ट करेंगे, डीलर डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस ले लेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस ले लेंगे, वहां अपने डीलरशिप मॉडल बनाएंगे और वहां डायरेक्टली बेचेंगे। तो सुनने में ये आइडिया, अगर मैं यहां बैठा हूं कोर में और अभी तक किसी को भी अंदाजा नहीं है कि मैं बिजनेस में आने के बाद क्या करना चाहता हूं, और सीधा मैंने कहा पापा बहुत हो गया साबुन का कारोबार दिल्ली में, अब चलो अफ्रीका में हेल्थ फूड ड्रिंक बेचते हैं, तो लाजमी है कि एवरीवन विल बी सरप्राइज कि बेटे अभी तो आए हो, थोड़ा सा जर्नी जो है आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ाओ, ठीक से सीखो, पहले अपने बिजनेस की पकड़ मजबूत करो। तो इस आइडिया को लेते हुए आप ये जरूर डिसाइड करें कि ये जो जर्नी है ये स्टेप बाय स्टेप जाती है। इसके लिए आपको जो टाइम देना है या अपना रिसोर्स एलोकेशन करना है वो देना है 10%। लेकिन हाँ, जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था कि अगर ये चल गया तो आपको रिटर्न तकरीबन 70% आपके इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न ये दे सकती है। तो ये 3 फेजेस हैं किसी भी बिजनेस को अपने आप को डाइवर्सिफाई करने से पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आप हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या कॉन्ग्लोमरेट में डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। उसके बाद एक मार्केट रिसर्च करके डिटेल में समझें कि जिस मार्केट में आप एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कंपटीशन का हाल, मार्केट की स्थिरता कैसी है। और तीसरा, वंस यू हैव डिसाइडेड कि मुझे फाइनली डाइवर्सिफाई तो करना ही है, बस ये आइडेंटिफाई करना है कि किन प्रोडक्ट्स पे या किस मार्केट में एंटर कर सकूं, तो हमेशा इस ग्रिड को, इस इनोवेशन एम्बिशन मैट्रिक्स को ध्यान में रखिए, जो ये कहता है कि आपके रिटर्न्स, आपके रिसोर्सेस को और आपकी आरओआई को आप मैनेज कर करके एक एक स्टेप लेके आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपने प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन के बारे में कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। हाँ, एक सवाल जरूर पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की है? अगर की है तो आपको कितनी सफलता मिली? कुछ चैलेंजेस थे क्या? अगर हाँ, तो जरूर कमेंट्स में लिखिएगा और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके हर चैलेंज का समाधान आप तक पहुंचा सकूं। फैब लीडर्स के इस जर्नी में अब तक शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिनको इसकी जरूरत है। और हाँ, अगले वीडियो में हम रिटर्न्स, रिस्क इवैल्यूएशन स्ट्रेटजीज पे बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। तो हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अगला वीडियो कभी भी मिस ना करें, उसके लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।